हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का ये और इस वाले चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद फिर रेडियो एक्टिविटी वाला स्टार्ट कर देंगे। तो ये वाला लेक्चर में लास्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है, तो जो हमारे स्टार्स होते हैं या जो सन होता है, ठीक है, सन भी एक स्टार्स ही है, तो उसमें जो ऊर्जा का कारण क्या है, इतना ज़्यादा मात्रा में उसमें ऊर्जा क्यों उत्पन्न होती है, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसके बताना जरूरी समझा। इसमें एक पी साइकिल आता है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, वो भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। तो वो क्या होता है उसमें देखेंगे। प्रोटॉन प्रोटॉन में जो रिलेशन होता है, मतलब वहाँ पे जो अभिक्रिया बनती है वो कैसे उसमें पॉसिबल होती है, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हेडिंग डाल देता हूँ मैं, तारों में ऊर्जा की उत्पत्ति, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा अच्छे से समझो क्या होती है। अभी तक हम लोगों को क्या जाना है कि जो सन होते हैं या फिर जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते रहते हैं, स्वतः इतना ज़्यादा ऊर्जा हमको देते रहते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य से बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी आती है, ठीक है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो कितना होता है, तो उसका जो मान होता है वो 4 × 10⁻26 4 × 10⁻26 जूल हमको एनर्जी ये प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मात्रा में हमको एनर्जी प्रोवाइड करा रही है, तो इसका कारण क्या है, इतना ज़्यादा मात्रा में एनर्जी क्यों दे रही है। और अगर इतना ज़्यादा एनर्जी वो हमको प्रोवाइड करा रही है तो जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा जब वो एनर्जी रिलीज़ कर रही है, इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई भी जैसे नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होती है, द्रव्यमान की क्षति होती है। द्रव्यमान की क्षति होती है, वही जो द्रव्यमान में क्षति हो रही है वही ऊर्जा में यदि हम उसको कन्वर्ट कर दें तो जितनी ऊर्जा आएगी उतनी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। मतलब कुल मिलाकर जो द्रव्यमान में जो क्षति है वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो रही है। तो हमको सूर्य से इतना ज़्यादा मान लो ऊर्जा मिल रही है, तो जाहिर सी बात है सूर्य में भी क्या हो रही होगी, द्रव्यमान की क्षति हो रही होगी, वही कन्वर्ट होकर हमको क्या हो रही है, ऊर्जा हमको मिल रही है। यही तो होना चाहिए, ठीक है। और द्रव्यमान में जब क्षति हो रही है तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कैलकुलेशन किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो द्रव्यमान में जो क्षति था वो 4.4 × 10⁻9 किलोग्राम 10⁻9 किलोग्राम प्रति सेकेंड, इतना द्रव्यमान में क्षति होना चाहिए, तभी हमको इतना ऊर्जा मिल रहा है, ठीक है। जो द्रव्यमान में जो क्षति था वो अगर इतना होगा सूर्य एवं तारों का, तभी हमको इतना एनर्जी का वहाँ पे मान प्राप्त होगा। लेकिन अगर मान लो इतना प्रति सेकंड अगर इतना केजी से वो कम होते रहता तो अभी वो पूरा सिकुड़ जा रहता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या अनुमान लगाया, मान लो उसके अंदर में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही होगी, उसके अंदर में सूर्य एवं तारे हैं उनके अंदर में अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है तब फिर ऐसा घटना पॉसिबल हो सकता है कि हमको इतना ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आवश्यक क्या है, अगर मान लो उसके अंदर में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही होगी तो उसके लिए 2-3 कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहला, उसके अंदर में जो रासायनिक जो अभिक्रियाएँ, मतलब उसके अंदर में जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है वो पहला क्या होना चाहिए, ऊष्माक्षेपी होना चाहिए। ऊष्माक्षेपी होना चाहिए इन द सेंस क्या कि उनमें द्रव्यमान की क्षति होना चाहिए। मतलब जो वहाँ पे उपस्थित है नाभिकीय अभिक्रियाएं जो उसमें हो रही है, उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उसके मास में और जो प्रोडक्ट बनेंगे उसके मास में, दोनों में अंतर होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था ना, जैसे ये अगर ऐसा कुछ नाभिकीय अभिक्रियाएं हो रही है प्लस यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो इसका जो मास है इन दोनों के मास से कम होना चाहिए, मतलब द्रव्यमान में क्षति होना चाहिए। द्रव्यमान में जो क्षति हो रही है उसको हम लोग आइंस्टीन के ऊर्जा तुल्यता समीकरण से क्या करेंगे, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो वही हमको ऊर्जा के रूप में मिल रही है। तो ये कंडीशन होना चाहिए वहाँ पे। दूसरा क्या होना चाहिए, जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है या फिर जो वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन, अभी हमको ये नहीं बोल सकते कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, लेकिन ऐसा मान के चले कि मान लो कोई रिएक्शन हो रही है। अब वो जो रिएक्शन हो रही है वो भला तो समझ में आ गया, ऊष्माक्षेपी होना चाहिए। ऊष्माक्षेपी होगा तभी द्रव्यमान में क्षति होगा, द्रव्यमान में क्षति होगा तभी वही ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, जो कि सूर्य और जो तारे हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमने बताया था सूर्य का जो टेम्परेचर है 10⁻7 केल्विन के आसपास होती है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो ऐसे वहाँ पे अभिक्रिया होनी चाहिए जो उस टेम्परेचर पर हो सके, ठीक है भाई। वो सर्वाइव तभी कर पाएगा वो जो कोई भी अभिक्रिया जब वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को सह पाए, क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब उच्च ताप पर वह अभिक्रिया हो सके, ठीक है, तभी वहाँ पे हमको इतना ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। तीसरा क्या बोल सकते हो कि ठीक है वहाँ पे कोई ना कोई अभिक्रिया हो रही है, तो वो जो अभिक्रिया हो रही है उनमें जो भाग लेने वाले जो रिएक्टेंट्स हैं, मतलब उस अभिक्रिया में जिनका
मतलब जिन जो पदार्थ मिलकर किसी अन्य पदार्थ बना रहे हैं जिसके कारण से हमको ऊर्जा मिल रही है, तो वो जो पदार्थ है वो वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, तभी तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मात्रा में हमको एनर्जी, और रिएक्शन बार बार हो रही होगी तभी तो हमको इतना ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो वहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है उसका जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, तभी हमको इतना ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, रिएक्टेंट्स की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, रिएक्टेंट्स की प्रचुरता होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है ना। हम यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं कि अगर वहाँ पे इतना ज़्यादा एनर्जी मिल रही है तो क्यों मिल रही है, वहाँ पे कोई ना कोई अभिक्रिया हो रही है, तो जो अभिक्रिया हो रही है उनका क्वालिटी क्या है, ऐसा मतलब उसमें क्या क्या उसमें होना चाहिए तभी वो अभिक्रिया वहाँ पे पॉसिबल होनी चाहिए। तो वहाँ पे सबसे पहली बात तो वहाँ पे जो उच्च ताप पर होनी चाहिए वो जो अभिक्रिया है, क्योंकि सन और जो स्टार्स हैं उनके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक है। दूसरा वहाँ पे रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, तभी तो वहाँ पे इतना ज़्यादा अभिक्रिया होगी, इसीलिए हमको इतना ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है। तीसरा चीज़ क्या, मास में कमी आना चाहिए, जो वहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे उसका मास में कमी आना चाहिए, तभी तो हमको वो कन्वर्ट करके एनर्जी देगा। ठीक है, तो इतना कंडीशन फॉलो होना चाहिए तभी वहाँ पे हमको इतना ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। तो अब ये जो सब सेम चीज़ है, इसके अनुसार में जो वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने मत लगाया कि इन सब को देखते हुए कुछ इस प्रकार के रिएक्शन वहाँ पे हो रहे होंगे। ठीक है, अब कौन कौन से रिएक्शन बोले उसको सुनो। सबसे पहले उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि जरूर इसके अंदर में सन और जो स्टार्स है इसके अंदर में, सबसे पहले जो हेल्महोल्ट्ज़ नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यह अनुमान लगाया कि इसके अंदर में क्या हो रही होगी। उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि जो सूर्य और जो तारे हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं, सूर्य और तारे लगातार सिकुड़ रहे हैं। ठीक है, अब सिकुड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके अंदर में जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो लग रही है वो लगातार कम होते जा रही है। अब सिकुड़ रही है तो क्या हो रहा है, उसका जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी लगातार घटते जा रही है। ये अनुमान लगाया है हेल्महोल्ट्ज़ ने, जिसके अनुसार से क्या हो रही है, जितना ज़्यादा वहाँ पे सिकुड़ते जा रही है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में जो नुकसान होते जा रही है, वही जो ऊर्जा है वो उष्मीय ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो रही है। जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है जिसमें जो कम होती जा रही है वही कन्वर्ट होकर क्या हो रही है, उष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है। और जो उष्मीय ऊर्जा जो कन्वर्ट हो रही है वही हमारे पृथ्वी तक आ रही है, जो हमको यहाँ पे प्राप्त हो रही है। ठीक है, या फिर पूरे चारों तरफ फैल रही है, यही बोला गया। हेल्महोल्ट्ज़ जो वैज्ञानिक थे उन्होंने शुरू में यही अनुमान लगाया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई उष्मीय ऊर्जा से जो हमको एनर्जी प्राप्त हो रही है वो मात्र 1% प्राप्त हो सकती है। सूर्य जितनी ऊर्जा अगर देती है, मान लो 100% सूर्य ऊर्जा दे रही है, तो उसका मात्र केवल 1% मात्रा ही हमको उष्मीय ऊर्जा से प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि उष्मीय ऊर्जा का मान बहुत ही कम आएगा। अगर सिकुड़ रही है, मान लो सिकुड़ भी रही है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मान लो कम भी हो रही है, वो उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट भी हो रही है, तो यदि हमको उष्मीय ऊर्जा के बारे में बात करें तो हमको मात्र 1% बस वहाँ पे ऊर्जा दे पाएगी, सूर्य जितनी ऊर्जा देती है। तो ये तो कारण संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हमको सूर्य से इतना ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है, और उष्मीय ऊर्जा की बात करें तो मात्र 1% दे पाएगी। ठीक है, तो ये जो मत था वो उसको कैंसिल कर दिया गया, ये ऐसा वहाँ पे नहीं होता। दूसरा क्या मत लगाया गया, दूसरा मत ये लगाया गया कि जरूर सूर्य के अंदर या जो तारे हैं उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे होंगे, नाभिकीय अभिक्रियाएं हो रही होंगी। तो सबसे पहले ये अनुमान लगाया गया कि उसके अंदर में नाभिकीय विखंडन हो रहा होगा, मतलब कोई भारी एलिमेंट है वो टूटकर हल्के एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, हल्के नाभिकों में कन्वर्ट हो रहे होंगे, और इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन इसका भी मतलब ये भी जो मत ये भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि नाभिकीय विखंडन के लिए अपने को क्या चाहिए, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो चाहिए, भारी जो तत्व है वो चाहिए, यूरेनियम चाहिए, थोरियम चाहिए, या फिर उससे भी जो हाई एलिमेंट है वो चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे ये उपस्थित नहीं हो पाते। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो सन और स्टार्स में उपस्थित बहुत ही कम मात्रा में रहते हैं, अल्प मात्रा में रहते हैं। तो जब वो इतने अल्प मात्रा में हैं तो वो लगातार कैसे यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, वो तो कभी न कभी ख़त्म हो जाएगा। तो सूर्य जो तारे हैं, लेकिन वो तो हम करोड़ों वर्षों से लगातार हमको ऊर्जा दे ही रहे हैं। ठीक है, तो जरूर उसके अंदर में नाभिकीय विखंडन भी नहीं हो रहा होगा, ये अनुमान लगाया गया। ठीक है, क्या अनुमान लगाया गया कि नाभिकीय विखंडन भी नहीं हो सकता। अब लास्ट में फिर उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि उसके अंदर में नाभिकीय संलयन हो रहा होगा। ठीक है, देखो ये सब क्या है ना, मत लगाया गया है, इसमें ऐसा कोई नहीं कि वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल किए हैं, वहाँ पे जाके देखे हैं, सूर्य के पास जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नाभिकीय ये सब मतलब मत लगाया गया
इस सबको देखते हुए तो वहाँ पे फिर मत ये लगाया गया कि नाभिकीय संलयन हो रहा होगा। नाभिकीय संलयन होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला द्रव्यमान क्षति हो रही है, हमने बताया था, तो द्रव्यमान क्षति इसमें होती ही है, ठीक है, वही ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में द्रव्यमान क्षति होती है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा था। दूसरा क्या फॉलो कर रहा था, इसमें क्या होता है, उच्च ताप पर ये पॉसिबल होना चाहिए। तो नाभिकीय जो संलयन अभिक्रिया है उच्च ताप पर ही प्राप्त होती है। हमको पहले से पता है कि 10 की घात जब 7 केल्विन करेंगे तभी हमको नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हो पाएगी, तभी इतना ज़्यादा मात्रा में जो दो छोटे छोटे जो तत्व हैं वो जुड़ कर क्या बनाएंगे, एक भारी तत्व बनाएंगे। तो वो 10 की घात 7 केल्विन पर ही पॉसिबल है। उसके बाद चौथा कंडीशन, मतलब तीसरा कंडीशन क्या था, इसमें रिएक्टेंट्स की प्रचुरता होनी चाहिए। तो जो स्टार्स होते हैं और जो तारे होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीलियम नाभिक और मतलब हीलियम, हाइड्रोजन ये सब पाए जाते हैं। मतलब जो छोटे छोटे जो तत्व होते हैं, छोटे छोटे जो नाभिक होते हैं वो वहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे ये सब नाभिकीय संलयन वाली अभिक्रिया पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अभी तक ये जानते हैं कि नाभिकीय जो संलयन अभिक्रिया है वो स्टार्स और सन में होती है। इसी नाम से उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। हमने ये भी देखा था कि नाभिकीय संलयन में कितना ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इसी कारण से आज तक हमको क्या हो रही है, करोड़ों वर्षों से सूर्य और तारे में, जैसे हम लोग तो सूर्य के बारे में ही देखते हैं, लेकिन और जो दूसरे स्टार्स हैं, तारे हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर होती है, ठीक है। तो उनमें भी हमको ऐसा अभिक्रिया देखने को मिलेगा, नाभिकीय संलयन वाला, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया टॉपिक। अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि सूर्य एवं जो तारे हैं उनमें जो संलयन जो क्रिया हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो सूर्य एवं तारे हैं उनमें जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, नाभिकीय जो संलयन होती है वो किस टाइप से होती है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या जाना कि जो सूर्य के अंदर में या फिर जो स्टार्स है उसके अंदर में नाभिकीय संलयन वाली अभिक्रिया होती है, ठीक है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि जो सूर्य है उसका अगर मैं जो बाह्य सतह है उसके अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो उसका जो मान आता है वो 6000 केल्विन के आसपास आता है। जैसे ये सूर्य हो गया, सूर्य के जो बाहर में जो टेम्परेचर है वो 6000 केल्विन, इतना ज़्यादा, ठीक है। अगर उसके सेंटर की बात करूं, उसके नाभिक की बात करूं तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, तो ये 2 × 10⁻7 केल्विन, ठीक है, 2 × 10⁻7 केल्विन। अब हमको न्यूक्लियर जो संलयन है उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 1 × 10⁻7 केल्विन अगर रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा तो ही हमको न्यूक्लियर रिएक्शन हो पाएगा, तो उससे ज़्यादा रहता है, ठीक है। और इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में जो भारी एलिमेंट रहते हैं यूरेनियम वगैरह वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जो हल्के एलिमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन हो गया या हीलियम हो गया, ठीक है, ये सब यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन का जो घटना है वो हो पाती है, वो भी इसके सेंटर में होती है, जो कि इसके एनर्जी रिलीज करके पूरा सब तरफ क्या होता है ऐसे करके फैलाता है। ये सब हमको फिर जो स्टार्स है उससे लाइट निकल के फिर हमको अर्थ पे पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि इसके अंदर में क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हल्के नाभिक पाए जाते हैं। अब इसके अंदर में क्या होता है, जो अभिक्रिया हो रही है वो किस टाइप से होती है वो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये जो सेम जो क्रिया है ना, ये तो हमारे स्टार्स में भी होती है, जो तारे रहते हैं उसमें भी होती है। अभी हम लोग सन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सेम क्रिया वहाँ पे भी होती है तारों में, क्योंकि उसके अंदर में भी इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हल्के नाभिक है वो पाए जाते हैं, और उसका जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो भारी एलिमेंट होते हैं वो भी थोड़े मात्रा में रहते हैं, लेकिन वो अब घटित हो जाते हैं हल्के नाभिकों में, ठीक है। तो अब उसके अंदर में कौन सी अभिक्रिया होती है वो देखो। तो जो स्टार्स होते हैं या जो सन होते हैं उसके अंदर में जो नाभिकीय संलयन वाली अभिक्रिया होती है उसमें जो 4 हाइड्रोजन के जो एलिमेंट है, मतलब 4 जो हाइड्रोजन के जो नाभिक है वो जुड़ कर क्या बनाते हैं, हीलियम नाभिक बनाते हैं। और वहाँ पे न्यूट्रॉनो भी बनता है, प्लस पॉजिट्रॉन भी बनता है, प्लस एनर्जी भी रिलीज होती है। मैं क्या क्या बोला उसको देखो। मैं सबसे पहले रिएक्शन लिखता हूँ। तो रिएक्शन में देखो क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन का एटम हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन का यहाँ पे नाभिक हो गया समझ लो, ये दूसरा नाभिक हो गया, प्लस ये तीसरा, प्लस ये चौथा। ये 4 हाइड्रोजन के जो नाभिक है वो मिलकर क्या बनाएंगे, हमको हीलियम नाभिक बनाते हैं। तो ये चारों को मैं जोड़ के क्या बनाया, हीलियम नाभिक बनाया। हीलियम मतलब 2He4, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, पॉजिट्रॉन बनता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, देखो एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ऋण आवेशित रहता है। जो बीटा माइनस होता है ना इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है बीटा प्लस। बीटा डीके भी 2-3 प्रकार से होता है, ठीक है। जब हम लोग बीटा डीके पढ़ेंगे उसमें बता देंगे। तो बीटा माइनस को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बीटा प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ई प्लस होता है, इसमें क्या है, ऋण आवेश रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो इसी को बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो
यहाँ पे क्या होगा, पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, +1 और ये हो जाएगा E0, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई की जगह में बीटा लिख सकते हो तो भी सही है। तो ये हो गया हमारा पॉजिट्रॉन। वो भी ये दो निकलता है ना, दो मतलब इसका जो क्वांटिटी रहती है वो दुगनी रहती है। उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे न्यूट्रिनो निकलता है, ये भी इतना ऐसे निकलता है। न्यूट्रिनो को ये न्यू से दर्शा सकते हो, ठीक है, न्यू से दर्शाते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ऊर्जा रिलीज होती है। ऊर्जा जो रिलीज होती है इसकी जो मात्रा रहती है वो कितनी रहती है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। इतना ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। अब सोच लो, ये एक अभिक्रिया है, एक तो प्रचुर मात्रा में वहाँ पे हाइड्रोजन है, अब उसमें से एक अभिक्रिया मतलब 4 हाइड्रोजन मिलके इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो कितना ज़्यादा मात्रा में, एक तो ऑलरेडी इतना बड़ा है और उसमें कितना ज़्यादा मात्रा में सोच लो वहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट होंगे तो कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए हमको जो सन से जो लाइट मिलती है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया उसमें होती है, समझ में आया। 4 जो हाइड्रोजन के जो एलिमेंट हैं ये मिलकर क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएंगे, हीलियम, यहाँ पे हीलियम मिलते हैं। उसके बाद ये क्या है, पॉजिट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद वो दोनों क्या है, तो वो तो समझ में आ रहा है क्या है, एनर्जी है। और ये क्या है हमारा, ये है अपना ये है न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो, और ये हमारा एनर्जी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया हमारे स्टार्स और तारे में होती है, ठीक है। यही सेम क्रिया तारे में भी होती है और स्टार्स में भी, मतलब इसमें भी होती है, सन में भी होती है। अब देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। इसको आप थोड़ा वर्डिंग में भी लिख सकते हो, पहले तो रिएक्शन को लिखोगे, फिर नीचे में थ्योरी 2-4 लाइन लिखोगे। 4 हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, साथ में पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो भी बनाते हैं। इसके अलावा इस अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, जिसकी मान कितना होता है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ऐसे करके आप थ्योरी में भी यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। मैं थ्योरी में इसको बार बार नहीं लिख सकता, अब मैं वर्बली बोल देता हूँ, लेकिन इसको आपको थ्योरी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ऐसा मत लगाया कि उसके अंदर में 2 प्रकार से अभिक्रियाएं हो सकती है। ये जो अभिक्रिया जो हो रही है ना, ये भी 2 प्रकार से हो सकती है। सबसे पहला अभिक्रिया पीपी साइकिल में होती है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में होती है। मतलब पहले क्या होंगे, ये दोनों मिलकर एक प्रोटॉन बनाएंगे, फिर वो मिलकर इसके साथ फिर अभिक्रिया करेंगे। मतलब ये एक ही बार में नहीं होता, पहले 2 मिलेंगे, फिर इससे प्रोटॉन जनरेट होंगे और हीलियम जनरेट होंगे। हीलियम का अस्थायी आइसोटोप जनरेट होते हैं, जैसे मैं नाभिकीय संलयन वाले अभिक्रिया में बताया था ना, सेम वैसे। उसके बाद जो हीलियम जो अस्थायी आइसोटोप बनेंगे वो इसके साथ क्रिया करेंगे, फिर वहाँ पे प्रोटॉन जनरेट करेंगे, फिर जो अस्थायी आइसोटोप बनेंगे वो इसके साथ क्रिया करेंगे, फिर हमको 2He4 मिलेगा। एक ही बार में 2He4 नहीं मिलता, वो 2-3 कड़ी में वहाँ पे, मतलब 2-3 अलग अलग चरणों में ये अभिक्रिया पॉसिबल हो पाती है। तो उसी को ही बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ठीक है। उसके बाद एक और होता है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, इसमें क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं और ये सब फिर मिलता है, ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, वो पीपी साइकिल को पूछा जाता है जनरली। तो हम लोग इसको बस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं पीपी साइकिल क्या है। तो देखो, अब बात करते हैं पीपी साइकिल का। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये छोटा सा टॉपिक है। देखो, इसमें हम लोग बेसिकली यहाँ पे डायग्राम ही बनाना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है इसमें, अभी जो बताया रिएक्शन कि 4 हाइड्रोजन के जो एलिमेंट हैं वो मिलकर हीलियम नामिक बनाते हैं, तो वो अलग अलग चरणों में होता है, एक ही बार में नहीं हो जाता, ठीक है। तो कैसे होता है उसको देखो। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को समझते हैं। तो क्या होता है, जो 2 हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं या जो एलिमेंट है, समझ सकते हो, ये दोनों सबसे पहले मिलेंगे, 1H1 और 1H1, इन दोनों में अभिक्रिया होगी। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हीलियम के जो अस्थायी आइसोटोप है वो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ये कुछ इस टिप से बनता है, ठीक है। या फिर रुको, ये हीलियम नहीं बनाएंगे, अभी हाइड्रोजन ही बनाएंगे, ड्यूटेरियम बनाएंगे, ऐसा समझ सकते हो, ड्यूटेरियम बनेगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमको पॉजिट्रॉन मिलेगा एक, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉजिट्रॉन, ये बीटा और ये 0। देखो यहाँ पे एक मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो यहाँ पे जो मान होता है ना, ये दोनों में संतुलित होना चाहिए। तो 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 यहाँ हो गया, प्लस 1 और 1 के 2 हुआ, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, ठीक है। तो दोनों संतुलित ही हैं अभी। तो ये अभिक्रिया होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इन द सेंस बोल सकते हो यहाँ पे फोटॉन रिलीज होती है, ये कुछ न्यू इस टाइप से रिलीज होगी, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या होगा, ये जो 1H2 है, ड्यूटेरियम है, ये एक और हाइड्रोजन से क्रिया करेगा,
ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इन दोनों में जब अभिक्रिया होगी तो हमको क्या मिलेगा, 2He3 मिलेगा, ठीक है। मतलब हीलियम का स्थायी आइसोटोप नहीं मिलता, उसका अस्थायी आइसोटोप मिलेगा। मतलब ये हीलियम नहीं है ना, हीलियम का 2H4 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमको गामा मिलेगा, फोटॉन मिलेगा, मतलब एनर्जी मिलेगा, समझ लो। वहाँ पे भी, यहाँ पे ये क्या है, न्यूट्रिनो है, ये भी क्या है, फोटॉन है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो 2He3 है, 2He3 प्लस एक और 2He3, ठीक है, एक और 2He3, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मतलब दो ये जो हीलियम के जो अस्थायी आइसोटोप है वो आपस में फिर से क्रिया करेंगे, उसके बाद फिर हीलियम नाभिक बनाते हैं। तो हीलियम नाभिक कैसे बनेगा, 2He4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो एक और एक दो, यहाँ पे भी दो हो गया, 2 1 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, मतलब संतुलित है, ठीक। संतुलित यहाँ पे भी होना चाहिए। तो देखो 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ पे भी 2 ही आया हुआ है, ठीक है। और 3 और 3 6 में से 4 आ गया है, मतलब 2 अभी बचा हुआ है। तो देखो ये तो बनेगा ही, साथ में क्या बनता है, 2 प्रोटॉन और बनते हैं, तो 1H1 प्लस 1H1, ये अभिक्रिया होती है। अब देखो 2 और 1 3 1 4 हो गया, यहाँ पे 2 और 2 4 संतुलित हो गया, 4 और 1 5 1 6, यहाँ पे भी 3 और 3 6। तो टोटल इस प्रकार से 3 चरणों में वहाँ पे क्या होती है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे को इसको संतुलित करना है या फिर मेरे को इसको देखना है कि ये तो अलग अलग चरणों में हो गया, मेरे को ओवरऑल देखना है, तो हम लोग को पता है ना नाभिकीय संलयन वाला अभिक्रिया कैसे होती है। 4 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं, पॉजिट्रॉन बनाते हैं और न्यूट्रिनो बनाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या होती है, अब मैं इसमें 2 का गुणा कर दूँ, ठीक है। अब हम इसको संतुलित कर रहे हैं बेसिकली, तो इसमें भी 2 का गुणा कर दूँ और इसके साथ में जोड़ दूँ, प्लस कर दूँ, तो जो अभिक्रिया जो बनेगी ना, वो जो हम लोग इसके पहले वाले लिखे थे 4 हाइड्रोजन वाला और हीलियम नाभिक बनता है, वो अभिक्रिया आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको चाहो तो कर सकते हो, एक बार बोलोगे तो मैं करके दिखा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। देखो इसमें मैं 2 का गुणा करूँगा तो क्या होगा, इसी में मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, ठीक है, बात लिखना नहीं पड़ेगा। इसे मैं 2 का गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2 न्यूट्रिनो हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी 2 का गुणा करना है, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। इन दोनों को मेरे को जोड़ना है इसके साथ में, ठीक है। तो देखो LHS के साथ LHS ही जुड़ता है, एक हिसाब से समझ सकते हो, ये LHS है, ठीक है, और ये क्या है, RHS समझ लो। मतलब ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट के साथ रिएक्टेंट ही जुड़ेगा और प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट ही जुड़ेगा। ये आप लोग 11th 12th में पढ़े होंगे, ऐसा हम लोग कई बार किए थे, ठीक है। तो 2 का पहले तो गुणा कर दिया, अब मेरे को सिर्फ रिएक्टेंट्स को जोड़ना है इसके साथ में, और इधर में प्रोडक्ट को जोड़ना है इसके साथ में। तो देखो इसको मैं जब जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 1, मतलब ये हो जाएगा 2 1H1, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, और ये 1, ये भी 2 प्लस 2 1H2 प्लस 2 1H1, और ये भी है प्लस 2He3 प्लस 2He3। ये तो रिएक्टेंट्स जुड़ गए, मैं प्रोडक्ट को भी जोड़ देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1 2 प्लस ये पॉजिट्रॉन आ जाएंगे, और ये 0 प्लस 2 यहाँ पे न्यूट्रिनो आ जाएंगे, प्लस 2 2He3 प्लस 2 गामा, और ये जो बच गया ये इसको भी लिख देते हैं 2H4 प्लस 1H1 प्लस 1H1। तो इस प्रकार से यहाँ पे अभिक्रिया होगी। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों साइड्स में दोनों जो सेम चीज़ होगा उसको हम लोग काट सकते हैं। तो देखो क्या क्या सेम चीज़ है, तो सबसे पहला सेम चीज़ दिख रहा है, ये वाला खोजो, 2 1H1 खोजो उस साइड में, 2 1H1, ये वाला है 1H1 1H1, ठीक है, 2 है अलग अलग, और इधर 2 एक साथ लिखा हुआ है, दोनों को मैं काट सकता हूँ। तो इसको और इसको मैं क्या कर दिया, काट दिया, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, दोनों साइड में है। तो उसके बाद और खोजो, ये 2 1H1, ये तो अब नहीं है, ठीक है उधर, तो इसको रहने दो अभी। उसके बाद ये खोजो 2 1H2, मतलब ड्यूटेरियम खोजो, तो ड्यूटेरियम इधर है क्या, तो ये वाला है शुरू वाला में, देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों साइड से मैं काट दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये हाइड्रोजन है अपना, ये तो हमारे पास नहीं है उधर, ठीक है, तो उसको रहने दो। ये देखो हीलियम नाभिक है क्या, अस्थाई वाला, तो हीलियम नाभिक इधर अस्थाई वाला ये है, ठीक है, जो कि 2 है, और इधर भी 2 ही है, देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, दोनों सेम चीज़ है, तो 2 और 2 इधर से कट जाएंगे, ठीक है। तो अब जो बच गया उसको लिख देते हैं। तो इधर क्या बचा हुआ है, 2 1H1 प्लस 2 1H1, ये दोनों बच गए इस साइड में, और इस साइड में क्या बचा है वो इसको सबको लिख दो। तो सबसे पहले इसको मैं लिख देता हूँ, ये बड़ा है तो 2He4, ये वाला अपना यूज़ हो गया। उसके बाद और क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है पॉजिट्रॉन, ठीक है, तो ये 2 प्लस 1 बीटा 0, ये निकल गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 न्यूट्रॉन है, मतलब 2 न्यूट्रिनो है, और प्लस 2 क्या है यहाँ पे गामा है।
तो सभी को आ गए ना, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, मतलब ये अभिक्रिया हमारे पास बच गया। और यही तो अभिक्रिया क्या है, हमारा नाभिकीय संलयन वाला अभिक्रिया जो मैं शुरू में बताया था। देखो यहाँ पे 1H1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1H1 + 1H1, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। 2 है तो यहाँ पे भी सेम वैसे कर सकता हूँ, 2 है तो 1H1 + 1H1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो यही आ गया है ना, 4 हाइड्रोजन का जो नाभिक है ये जुड़ कर क्या बना रहे हैं, हीलियम नाभिक बना रहे हैं, और साथ में पॉजिट्रॉन बना रहे हैं, साथ में यहाँ पे क्या हो रही है, 2 न्यूट्रिनो बना रहे हैं, और ये क्या है, फोटान है, मतलब ये क्या है, ऊर्जा ही है, ठीक है। तो ये ऊर्जा रिलीज हो रही है, और यही हमारा क्या है, नाभिकीय संलयन वाला अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग फेज में हो रहा है, 3 अलग अलग चरणों में हो रहा है, वही हम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ये टोटल जो नाभिकीय संलयन वाला अभिक्रिया है वो बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। अब देखो इसमें एक हम लोग साइकिल बनाएंगे कि ये अभिक्रिया कैसे कैसे हुई है, उसी को ही बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ठीक है। तो 2 मिनट में वो बन जाएगा, आप लोग देखो उसको। ये अभिक्रिया आपको याद होने चाहिए, ठीक है, या फिर ये अभिक्रिया याद होनी चाहिए, तभी वो साइकिल आप बना पाओगे। तो ये कैसे मतलब कैसे बनेगा आप उसको देखो अभी। देखो उससे पहले एक चीज़ और कि देखो ये जो अभिक्रिया होती है ना, इसमें कितना ज़्यादा ऊर्जा रिलीज होती है, 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वहाँ पे ऊर्जा रिलीज होती है। कितना, 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद ये जो पॉजिट्रॉन बनता है ना, ये जो पॉजिट्रॉन है वहाँ पे जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, जो नाभिक में क्या होंगे, नाभिक में नहीं मतलब बाहरी जो कक्षा में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं प्लाज्मा अवस्था में, पहले बता चुका हूँ, प्लाज्मा अवस्था में वहाँ पे एकत्रित रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट है ना, ये सब प्लाज्मा अवस्था में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सब रहेंगे और जल्दी रिएक्ट ना करे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, इसलिए वहाँ पे प्लाज्मा अवस्था में रखा जाता है, ठीक है। और ये इस अभिक्रिया से इतना एनर्जी रिलीज होता है। इसके बाद ये जो पॉजिट्रॉन है, ये वहाँ पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके साथ फिर से क्रिया कर लेते हैं, और जब इसके साथ क्रिया करते हैं तो ये क्या है, मतलब प्लस आयन है और इलेक्ट्रॉन माइनस आयन है, तो आपस में लोग क्रिया कर लेते हैं और खत्म हो जाते हैं। खत्म होते हैं तो वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वहाँ पे एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नाभिकीय जो संलयन और जो अभिक्रिया होती है ना, इसमें दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमको प्राप्त होती है, ठीक है। मैं शुरू में बताया था 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैसे प्राप्त हुई, पहले तो जो अभिक्रिया हो रही है उसमें 24.7 होती है, फिर जो पॉजिट्रॉन है इलेक्ट्रॉन के साथ फिर दोबारा क्रिया करके 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसके साथ इसको जोड़ के हम लोग कितना निकाल सकते हैं, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कैसे होती है, उसके लिए अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए। तो देखो अब बात करते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के बारे में, ठीक है। एक साइकिल बनेगा, कुछ नहीं है, ठीक है। यह अभिक्रिया को मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया हूँ छोटा सा, ठीक है। इसी से देख के हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक हाइड्रोजन 1H1, ठीक है। इसके साथ क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन मिलकर ये बना रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन हो गया प्लस एक और हाइड्रोजन 1H1, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, तो 1H2 बना रहे हैं, ड्यूटेरियम बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 1H2। देखो यहाँ पे साइकिल बनेगा, अब लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझते जाओ, इसी को देख के मैं बना रहा हूँ। 1H1 ये एक हो गया, 2 1H1 हो गए, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 1H2 बना रहे हैं। तो ये 1H2 बन गया। साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब पॉजिट्रॉन बन रहा है, तो ये पॉजिट्रॉन को मैं बना दिया यहाँ पे, ठीक है। सेम यही क्रिया एक और हम लोग लेते हैं, तो एक और अभिक्रिया लेंगे, तो 1H1 इसके साथ एक और 1H1 जुड़ेगा, प्लस उसके बाद ये क्या बनाएगा, तो 1H2 बना रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो रही है, मतलब यहाँ पे रिलीज हो रही है ना, ये यहाँ पे पॉजिट्रॉन 1 बीटा 0, उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो रही है, +1 बीटा 0। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है, जो 1H2 है इसके साथ में ये 1H2 में एक और मैं हाइड्रोजन जोड़ दूं तो 2He3 बन जाता है, ठीक है। तो ये 1H2 हो गया, इसमें मैं क्या कर दूं, एक और मैं हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, 1H1 जोड़ देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ फिर से क्रिया कर रही है, तो क्या बना रही है, 2He3 बना रही है। तो अब हमको क्या मिल जाएगा, 2He3 मिल जाएगा। समझ में आया, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये 1H2 बना था, उसमें मैं 1H1 और जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये 1H1 में और जोड़ दिया, तो अब क्या बन जाएगा, अगेन हमको क्या मिलेगा, 2He3 मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो 2He3, एक 2He3 और दूसरा 2He3, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हीलियम नाभिक बना रहे हैं। तो हमारे पास एक 2He3 ये आ गया और एक दूसरा 2He3 आ गया। अब इन दोनों को मैं क्रिया करा देता हूँ, मतलब ये इसके साथ जाके मान लो मिल गया, ठीक है, 2 अलग अलग आ गए। अब इसके साथ मिल जाएगा तो फिर से क्या बनेगा, देखो 2He4 बनता है, तो इसके साथ में ये पहला क्या बनेगा, 2He4 बनेगा, ठीक है। उसके साथ में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन मतलब परमाणु मतलब प्रोटॉन बन रहा है, या फिर हाइड्रोजन एटम बन रहा है समझ लो। तो यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, 1H1 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, 1H1 आ जाएगा। तो ये जो बना ना, ये हमारे जो रिएक्शन लिखे हैं इसी से देख के बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो,
यहाँ पे इसको मैं थोड़ा दूसरे पेन से बनाता हूँ। देखो यहाँ पे ये एक 1H1 हो गया, इसको मैं जोड़ दूँ इस 1H1 के साथ में, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बना लेना, ये कुछ इस टाइप से 1H1 उसके साथ जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो 1H1 है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन, ये जो 4 हाइड्रोजन है ये आपस में मिलकर फिर क्या बनाएंगे, हीलियम नाभिक बनाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो साइकिल बना हुआ है, मतलब यही जो 4 जो हाइड्रोजन के एटम है ना, ये मिलकर हमारा नाभिक संलयन में हीलियम नाभिक बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ये जो रिएक्शन है इसको यहाँ पे साइकिल के रूप में बना सकते हो, एकदम इजी है, ठीक है। पहले 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ये बना रहे हैं, ड्यूटेरियम बना रहे हैं। सेम यही क्रिया नीचे में भी हो रही है। अब इसमें एक एक हाइड्रोजन और मिला देंगे तो क्या बनेगा, 2H3 बनता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से मिला तो 2H3 बन गया, इधर से एक हाइड्रोजन मिला 2H3 बन गया। अब 2H3 दो 2H3 है तो यहाँ पे 2 2H3 हमारे पास है, तो दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो हमारे पास 3 रिएक्शन बनेंगे, मतलब 3 एलिमेंट है यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे, पहला 2He4 पहला 1H1, ठीक है। फिर ये जो 1H1 है ये इसके साथ जाके मिलकर और ये इसके साथ जाके मिलकर, मतलब टोटल कितने हो गए, 4 वहाँ पे हाइड्रोजन हो गए। यही चारों जो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास हीलियम नाभिक बनाते हैं। तो इस प्रकार से नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, PP साइकिल बोलते हैं, ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो एग्जाम में ये पूछेगा तो आप लोग इसको बना सकते हो, उसके लिए इसको याद करना पड़ेगा, इसके लिए आपको नाभिकीय संलयन को समझना पड़ेगा। तो ये पूरा लेक्चर होता है कंप्लीट। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।